नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल क्लोथिंग की, जहां पर वो कपड़े की बात हो रही है जो मिनिमम एनवायरनमेंट इम्पैक्ट के द्वारा बनते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एथिकल कंसिडरेशंस जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। ये इको फ्रेंडली मटेरियल है और साथ ही साथ इसमें वेस्टेज कम होती है। काफ़ी सारी अलग चीज़ें जो दूसरी सस्टेनेबल क्लोथिंग को लेकर आज की डेट में बात करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा फास्ट फैशन आता हुआ देख रहे हैं। लेकिन जब हम सस्टेनेबल क्लोथिंग की बात करते हैं तो ये ओवरऑल जो वैल्यू चेन है इसके बारे में बात की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर फोकस कॉन्शियस फैशन पे होता है, ना कि फास्ट फैशन पे। लेकिन क्या कुछ डिटेल्स हैं और किस तरह का ये बाजार है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज आस्ते की फाउंडर CEO जीविका त्यागी हैं, बी लेबल की डायरेक्टर अलीशा सचदेव एंड मिक्स मिट्टी की फाउंडर शिवांगी बाजपाई। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर ऑफ कोर्स ओवरऑल कंट्री एंड हम यहाँ पर काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस और फ्रेमवर्क भी बनता हुआ देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी की कहानी भी सुनना चाहेंगे। जीविका, आपके पास पहले आना चाहेंगे, आस्ते की बैक स्टोरी क्या है और क्यों आपने इसकी शुरुआत की? आस्ते हमने 4 साल पहले शुरू किया था। आस्ते, जैसा कि आप जानते हैं, एक हिंदी वर्ड है जिसका मतलब है कि धीरे। आस्ते आगे चलिए, धीरज रखिए। एग्जैक्टली तो फास्ट फैशन से हम यही कहना चाह रहे हैं कि स्लो फैशन में आइए, धीरज रखिए, प्लैनेट का थोड़ा ध्यान रखिए और अपने आप का भी। क्योंकि एक बहुत ही वंडरफुल चीज मैं कहूंगी जो हमने डिस्कवर की, कि जो प्लैनेट के लिए फ्रेंडली कपड़े होते हैं वो एक्चुअली आपके शरीर के लिए भी अच्छे होते हैं। वो क्लाइमेट के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि अगर आप प्लैनेट की मदद कर रहे हैं और खुद की नहीं कर रहे हैं, और अगर आप ग्लोबल वार्मिंग में बिलीव नहीं करते हैं या उसका नॉलेज नहीं रखते हैं, तो आप अपना ध्यान रखिए, सेल्फिश रहिए, वो भी चलेगा। पर अपनी स्किन पर अपनी स्किन का ध्यान आप सस्टेनेबली भी रख सकते हैं। इनफैक्ट चैलेंजेस तो शुरू से ही हैं, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि जो सस्टेनेबिलिटी है वो कुछ नामुमकिन चीज नहीं है। वो बहुत ही इजीली आप ला सकते हैं। आप एक GRS, एक सर्टिफिकेशन होता है जो ग्लोबल रिसाइकल स्टैंडर्ड होता है, वो हर कोई सप्लाई चेन में आपको मैन्युफैक्चर दे ओके। सकता है, एक सर्टिफाई कर सकता है कि ये जो फैब्रिक है ये एथिकली बना है, ये प्लांट के लिए अच्छा है और इसको हमने रिसाइकिल किया है, बेशक की प्लास्टिक बॉटल से या किसी से भी। तो हम एट आस्ते अपने सारी ही कलेक्शन रिसाइकिल्ड है, एंड वी कंटिन्यू टू बी दी ओनली प्लेस इन द कंट्री जिसकी सारी कलेक्शन रिसाइकिल्ड है। और एथलीजर वेयर है कि एक्टिव वेयर में आज तक किसी ने रिसाइकिल पॉलिएस्टर बनाया नहीं है, यूज नहीं किया है इंडिया में, एंड वी कंटिन्यू टू डू दैट। तो यही है आस्ते की जर्नी। अभी तक 2 लाख विमेन महिलाएं जुड़ चुकी है हमारे साथ, जो टेक इट इजी करती हैं, लिव आस्ते करती हैं। वो हमारे इंस्टाग्राम पे भी हैं, हमसे कपड़े भी खरीदती हैं, और यही हमारा मैसेज कंटिन्यूड है। राइट। तो वेल ऑफ कोर्स ये है स्टोरी यहाँ पर आस्ते की एंड अलीशा, आपके पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे हम इसके ओवरऑल मार्केट एंड मार्जिन्स एंड प्रॉफिट्स और किस तरह से इनपुट कॉस्ट है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले यही जानना चाहेंगे अलीशा आपसे भी कि आपकी बी लेबल की क्या स्टोरी है? हाँ जी, तो बी लेबल एक्चुअली 3 साल से चल रहा है, सॉरी। और हम लोग एक्चुअली भांग के रेशों से कपड़े बनाते हैं। तो भांग के रेशो एक्चुअली बहुत सस्टेनेबल क्रॉप होते हैं, जो पानी 400 टाइम कॉटन से लेस यूज़ करते हैं और बहुत जल्दी से उगाता है। हेम्प एज अ क्रॉप ग्रोज वेरी फास्ट। तो हम लोग हेम्प को एक्चुअली प्रोपगेट करना है भारत में। हम लोग भारत के सबसे पहले ब्रांड है जो हेम्प को फोकस में कर रहे हैं। हम लोग कपड़े मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए एक्सेसरीज भी बनाते हैं, और हम लोग का मिशन है कि कैनबिस का क्लोथिंग सबको सॉर्ट ऑफ एडुकेट करना है कि लोग, दिस इज़ नॉट इट्स नॉट अ ड्रग। भांग की सोच जो है सब लोग को कि एक नशा आता है, पर हम लोग को भांग के कपड़े से लोगों को सॉर्ट ऑफ एडुकेट करना है कि एक्चुअली ये पूरा प्लांट जो है, पूरा पौधा जो है भारत की है। और भांग का फूल से दवाई बनता है, भांग के रेशों से हम लोग कपड़े बनाते हैं, और भांग के बीज से हम लोग बहुत न्यूट्रिशियस खाने भी खा सकते हैं। तो हम लोग का पूरा मिशन है कि सॉर्ट ऑफ हेम्प को फोकस करके लोगों को एडुकेट करना है। और ऑल्सो भांग के कपड़े एक्चुअली पहनने में बहुत बहुत ज़्यादा
अच्छा फील होता है। तो इट्स अ वेरी ब्रीदेबल फैब्रिक, वेरी, इट हैज़ अ लॉट ऑफ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज एंड इट्स रियली ब्यूटिफुल टू वेयर। एंड हाँ, तो दैट इज आवर जर्नी सो फार एंड वी होप टू रियली, द main challenge is to educate people around the crop, around the price of the fabric, and that's what we're here for, to make people feel better in our clothes and move better in our clothes. वेल तो ये स्टोरी है ऑफ कोर्स यहाँ पे बी लेबल की। शिवांगी, आपके पास आना चाहेंगे, मिक्स मिट्टी नाम कैसे चूज किया है आपने और आपकी क्या स्टोरी है, क्यों आपने ये सस्टेनेबल क्लोथिंग में कदम रखा? ये ब्रांड जो है ये लाइफस्टाइल एक्सेसरी ब्रांड है, बैग्स में डील करता है। ओके। एंड मिक्स मिट्टी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मैं बहुत सारे अलग अलग जगहों से बिलोंग करती हूँ, इसके वजह से इस ब्रांड का नाम मिक्स मिट्टी पड़ा। और क्योंकि ये एक सस्टेनेबल ब्रांड था, इस वजह से भी इसमें मिट्टी का शब्द यूज हुआ है। एंड इस ब्रांड का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ये ब्रांड बहुत मेजरली काम करता है कि एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस आप आए लोगों में। सो इट्स ऑल्सो एन एनिमल फ्रेंडली ब्रांड। तो हमारा ये होता है मेन ऑब्जेक्टिव हर कलेक्शन के साथ कि हम जो जानवर हैं उनके प्रति जो जागरूकता है वो कर सके लोगों में। तो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। एंड हम यूजुअली प्लांट बेस्ड मटेरियल्स ही यूज करते हैं हमारे बैग्स में, ताकि हम ये डिफरेंस बता सकें कि एनिमल फ्रेंडली और एनवायरनमेंट फ्रेंडली में फर्क है। बट इसका मेन मिड पॉइंट ये है कि हम प्लांट बेस्ड वीगन लेदर यूज करते हैं बैग में, एंड इस तरीके से ये पूरा ब्रांड वर्क करता है। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर ऑफ कोर्स तीनों ही ब्रांड्स की स्टोरीज है जिनको आज हमने यहाँ पर शो में इनवाइट किया है। और जैसे सभी ने कहा कि एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर थ्रेड है इन सभी को जो बाइंड करती है वो ये कि एक तो वेस्टेज यहाँ पर कम से कम होना चाहिए, दूसरा कुछ ऑर्गेनिक होना चाहिए, रिसाइकल फैब्रिक होना चाहिए, कंजर्व करे किसी तरह से ये वाटर और एनर्जी को। तो उसमें हमने ऑफ कोर्स यहाँ पर वीगन की भी बात आते हुए देखी। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को लेकर है, सर्टिफिकेशन को लेकर है कि आप कह ही नहीं रहे हैं सिर्फ कि ये इससे बना है, आप उसको थरोली यहाँ पर सर्टिफाई भी कर रहे हैं कि जो आप काम कर रहे हैं वो इस तरीके से है। शिवांगी, आपसे एक और चीज पूछना चाहेंगे और हम टुवर्ड्स द बिजनेस ऑफ क्लोथिंग जाते हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, ऑर्गेनिक की, सर्टिफाइड की, तो सभी को ऐसा लगता है कि ये शायद थोड़ा सा ऑन द हायर साइड ऑफ प्राइस होगा, इनपुट कॉस्ट शायद यहाँ पर ज्यादा होगी, महंगी चीजें हैं ये। किस तरह से आप, क्या ये सच्चाई है एक तो ये, और दूसरा किस तरह से हम यहाँ पर प्राइसिंग को देखते हैं? द थिंग इज कि प्राइसिंग, हाँ, सस्टेनेबल जो अगर गारमेंट्स हैं या बैग्स हैं या कुछ भी, हाँ, इनके प्राइसेस थोड़े हाई होते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि इसमें बहुत ही एथिकल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हैं एंड दीज कम विद अ प्राइस, राइट। तो हाँ, ये थोड़े महंगे हैं, बट एंड सर्टिफिकेशन इस चीज को गारंटी करता है कि जो आप ले रहे हो वो जो चीज है वो सही है, ना कि आपको ग्रीन वॉश किया जा रहा है कि हाँ हम बेच तो ये रहे हैं बट वो असली में वो चीज है नहीं। तो ये चीज जो सर्टिफिकेशंस करते हैं वो आपके ब्रांड को एक ऑथेंटिसिटी देते हैं कि जो आप दे रहे हो मार्केट को, जो कंज्यूमर्स आपसे चाहते हैं, वो एक्चुअली एक जेन्युइन प्रोडक्ट है। तो हाँ, ये थोड़ा एक्सपेंसिव रेंज में होता है बट इट्स वर्थ इट। ऑलराइट, आलिशा, आप क्या कहेंगी जहां तक इनपुट कॉस्ट की बात है? क्या सस्टेनेबिलिटी इज विद अ प्राइस, क्या क्या ये कहेंगी आप? So major challenge is the supply. Yes, भांग का cultivation इतना regulated है कि supply is not adequate in the country, right? So obviously price बहुत सा महंगा है, but what we try to do at B Label is price थोड़ा, मतलब we're trying to, with our keeping our margins low, trying to make the price accessible for everyone, because that is the main point. We are at B Label we want to build a category of hemp. ये linen नहीं है, ये cotton नहीं है, ये पूरा अलग सा category है। तो in order to build that we are sacrificing on lowering our margins and providing the highest quality, because our main aim as a brand is to spread awareness about the crop and about sustainability, and to give people the chance to touch the high quality sustainable clothing so that they buy into our concept. But price is it comes as a big cost for us as a brand to grow. That's why I feel like sustainable brands take longer and slower. हमारा journey और लंबा है और and it's slower as comparatively in the fashion market. So
but I think it's a great journey to be on, and it's worth the cause, because we're all doing something great for the environment, and it's just about staying on the long haul. ऑल राइट, जीविका आप क्या कहेंगी जहाँ तक कॉस्ट ऑफ मेकिंग इट और जहाँ तक आपके मार्जिन्स एंड प्रॉफिट्स की बात है, आपको भी लगता है कि स्लाइटली ऑन द एक्सपेंसिव साइड है, बट देन इन योर ओन वे यू आर हेल्पिंग द एनवायरनमेंट इन सम सेंस? जी हाँ, जैसे कि अलीशा ने कहा, हम सभी कैटेगरी मेकर्स हैं। हम लोगों ने भी एक एथलीजर में सस्टेनेबल कैटेगरी बनाई है। तो ये आसान काम नहीं है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरर से रोजाना बात करते हैं, समझते हैं कि कैसे बचत हो सकती है कॉस्टिंग्स में। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स होता है, जिसको हम कॉग्स कहते हैं अपने MIS पे, वो हाई ही रहते हैं, क्योंकि जो MOQ है सस्टेनेबिलिटी में, पहली बात है कि आप फास्ट फैशन की तरह MOQ नहीं बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर 2 हफ्ते में कलेक्शन लॉन्च कर दो, फिर तो आप सस्टेनेबिलिटी बोल ही क्यों रहे हो, कर ही क्यों रहे हो। तो ऑब्वियसली MOQs, जो कि आपका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होता है, वो बहुत ही कम होता है, और कम होने की वजह से जो प्राइसिंग हमें मैन्युफैक्चरर्स देते हैं वो बहुत हाई देते हैं, और इसीलिए हमारा कॉस्टिंग, हम कितना भी डिस्काउंटिंग कर ले, वो जो कपड़ा जब बिकता है, अब ज्यादा महंगा बेचेंगे तो एक नई कैटेगरी कैसे क्रिएट करेंगे? कुछ ज्यादा ही नीश हो जाएगा इतने बड़े देश में। इतनी डिमांड के साथ कम तो हम भी नहीं बेचना चाहते, पर इतना महंगा होता है उसको बनाना ही, कि कहीं ना कहीं बहुत सारी सस्टेनेबल कंपनीज है जिनके लिए सर्वाइवल एक बहुत बड़ा इशू है, और ग्रोथ भी इसी वजह से इशू है, ना कि क्योंकि R&D नहीं है, कुछ नया नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है और मार्जिन्स लो है, और इसी वजह से एटलीस्ट आज से तो हैवी लॉसेस उठा रहा है, बट थैंकफुली हमारे पास एक फंड का सपोर्ट था बहुत लंबे टाइम तक, तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे। वेल एब्सोल्युटली, अगर आपको फास्ट फैशन नहीं कॉन्शियस फैशन चूज करना है, और साथ ही साथ अगर सस्टेनेबिलिटी आपका भी पैशन है, तो उसके लिए कोई कीमत तो यहाँ पर चुकानी होगी। और ये धीरे धीरे हमने देखा है कि काफ़ी सारे ब्रांड्स इस तरफ जाते हुए नजर आए भी हैं, और ये बहुत बड़ा बॉक्स है टू टिक एज वेल, क्योंकि गवर्नमेंट इन चीज़ों में यहाँ पर सब्सिडी भी देती है, प्रमोट भी कर रही है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल बज़वर्ड के तरीके से भी इसने काफ़ी हद तक यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन देखी है। वेल इसी के साथ स्वागत है आपका, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सस्टेनेबल फैशन की, जहां पर कई सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये $1.3 बिलियन इंडस्ट्री है भारत बाजार में 2023 में, और करीबन 10% के कैगर से हमने यहाँ पर लगातार ग्रोथ होते हुए देखी भी है। 2-3 चीज़ें जो शायद सस्टेनेबल फैशन को सपोर्ट करती हैं, एक तो ग्रोइंग इनकम्स, दूसरा यहाँ पर जो बढ़ती हुई अवेयरनेस है, और तीसरा जिस तरह से क्विक कॉमर्स हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है, चीज़ें खरीदनी थोड़ी सी यहाँ पर आसान है, और वो एक पुश में यहाँ पर हेल्प भी करती हैं। अलीशा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह का ये मार्केट है, किस तरह से 1 आप इसे ग्रो होता हुआ देखते हैं, और 2 किस तरह का पॉलिसी, हैंड होल्डिंग, सब्सिडी, फंडिंग के तौर पर आप चाहेंगे कि इस मार्केट को मिले? तो अभी एक्चुअली मैं ये मार्केट अभी पिछले 5 साल से देखती रही हूँ, और आई हैव रियली बीन ऑन द ग्राउंड फिजिकली selling my product in front of people, thousands of people. तो it's very interesting because लोगों को बहुत शौक है सुनने में कि ये सस्टेनेबल फैशन क्या है, भांग से नशा तो नहीं होएगा, फैशन का नशा नहीं होएगा, पर लोगों, आई थिंक पीपल आर मोर एंड मोर इंटरेस्टेड। आई थिंक यंगर लोग, हमारे एज ग्रुप में बहुत सारा शौक है कि they're more passionate about the environment, more passionate to doing things to conserve the environment. So I have seen a big growth in the last 5 years. पर in terms of government, अभी तो हम लोग को एक in the last 2 months actually there's been a hike in the GST for us. So I think that is one simple thing in the whole fashion. I mean, if हम लोग एक sustainable ब्रांड रन कर रहे हैं और चला रहे हैं, तो if we meet certain standards or certifications, I'm sure the government in terms of taxation and GST थोड़ा तो कुछ कर सकते हैं. And also I think a certification, a standard certification or across the board for India, because ऐसे certification होते हैं कि GOTS सर्टिफिकेशन होते हैं और ये सब कुछ सर्टिफिकेशन होते हैं ग्लोबली, पर आई थिंक इंडिया में वी कुड क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्ड सस्टेनेबल sort of a certification where we can mark certain barriers. Each brand in लोग का
whether it's organic cotton or hemp or vegan accessories, जो भी है, I think if brands effort ले रहे हैं, I definitely think थोड़ा तो सब्सिडी मिलना चाहिए. And in terms of funding as well, we all हम लोग we're lucky to have sort of people believing in us and funding us, but government schemes there are many government made in India scheme, but specifically sustainable fashion के लिए कुछ, I mean, I'm sure the rest would agree as well, if there were some easier funding routes for people like us. फेयर पॉइंट दैट. शिवांगी, आप कैसे देखती हैं अगर ओवरऑल मार्केट यहाँ पर देखा जाए तो जो ग्रीन फैशन एज एन इंडस्ट्री है, और जैसे अलीशा ने कहा कि चाहे वो टैक्स है, जीएसटी है, स्कीम्स हैं, सब्सिडीज हैं, इस सेगमेंट के लिए, इस सेक्टर के लिए फिलहाल बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं है. दैट इज ट्रू. मतलब इंसेंटिव्स नहीं है, कोई सब्सिडी ज्यादा नहीं अवेलेबल हैं. एक जनरल स्टार्टअप के लिए लोन्स हैं, बट एक इस चीज को कंसिडर करते हुए कि एक सस्टेनेबल ब्रांड है, इसमें ज्यादा खर्चा है, बट इसके इंटेंशंस अच्छे हैं, इसके लिए कोई इंसेंटिव्स होने चाहिए. हाउएवर मैं देख रही हूँ कि स्कीम्स जरूर आई हैं इस गवर्नमेंट के अंडर, चाहे वो हमारी समझ स्कीम हो, चाहे वो मित्र स्कीम हो, बट अभी भी स्कीम्स के अंडर इतनी चीजें नहीं है कि कोई ब्रांड उसमें उस तरीके से ग्रो कर सके या उनको किसी तरीके का बेनिफिट हो सके जिससे वो इन प्रोडक्ट्स को और मार्केट में ला सकें. बट हाँ, देयर शुड बी सच फैसिलिटीज अवेलेबल इन ब्रांड्स के लिए, ताकि ग्रोथ का स्कोप बढ़ सके. तो अभी इसमें लिमिटेशंस है, बट आई एम होपिंग कि इसमें चेंजेस आएंगे विद टाइम, बिकॉज ये एक ऐसा टर्म है, मतलब सस्टेनेबल फैशन एक ग्रोइंग टर्म है अब, और लोग इसकी जरूरत समझ रहे हैं टाइम के साथ. तो होपफुली इसको मद्देनजर रखते हुए चीजें बदलेंगी. जी हाँ, कहाँ से इसका सोर्स हुआ है, ओरिजिन क्या है, कॉन्शियस फैशन, ग्रीन फैशन, सस्टेनेबल फैशन, जो भी आप इसको बुलाइए, एक कैचअप यहाँ पर ज़रूर कर रहा है, लेकिन जितनी इसकी मार्केट होनी चाहिए और जिस तरह का इसको पुश मिलना चाहिए, वो शायद एज ऑफ नाउ मिसिंग है. जीविका, आप क्या कहेंगी, हाउ वुड यू वे ऑन दिस कि एज ऑफ नाउ कोई बहुत बड़ा हैंड होल्डिंग यहाँ से सरकार की तरफ से नहीं है? मुझे लगता है मनीषा, जब कुछ नया करते हैं तो जो लोग करते हैं उनको बुलिश ही रहना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास भी बहुत सारे और कॉजेज हैं. और ये कहने को तो पुरानी इंडस्ट्री बट नई भी है, क्योंकि 4 साल कोई बड़ी बात नहीं है. तो हम लोगों ने शुरुआत की है, हम तीनों आज यहाँ हैं, और ऐसे कई फाउंडर्स हैं जो अब सस्टेनेबिलिटी में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, बियॉन्ड फैशन भी. और गवर्नमेंट भी इस चीज को पूरा एक्नॉलेज करेगी, जैसे कि अभी जीएसटी रिलीफ भी आया सितंबर 2025 में, तो वो एक शुरुआत है. और वो क्योंकि वो शुरुआत है, वो अब क्रॉस इंडस्ट्री भी जाएगी. जब हमने शुरू किया था 4 साल पहले, तो हम भी चाइना के साथ मैन्युफैक्चर करते थे, क्योंकि हमारी भी लिमिटेशंस थी इस देश में. पर अब आप लुधियाना जाइए, तिरुपुर जाइए, नोएडा जाइए, हर कोने में मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके पास वो मशीनरी है. तो कहीं ना कहीं उनको भी गवर्नमेंट से कोई तो सपोर्ट मिला ही है कि वो आज अवेलेबल हैं. तो मुझे लगता है कि इसमें गवर्नमेंट हमारे बिल्कुल साथ है, और साथ ही लेके चलना चाहिए. मैं इस सस्टेनेबल इंडस्ट्री को लेके ही बहुत बुलिश हूँ. जब हम शुरू किया था तो ये 1000 करोड़ की इंडस्ट्री थी, और विद इन 4 साल ये 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है. आपने भी अभी आइडेंटिफाई किया कि इट्स ऑलरेडी $1 बिलियन इंडस्ट्री विद इन इंडिया. सो आई कैन ओनली सी ग्रोथ. ऑल राइट, एक फाइनल राउंड ऑफ क्वेश्चंस आप सभी के लिए. जीविका, आपसे ही स्टार्ट कर लेते हैं. अब आपके जाकर आस्ते में क्या प्लान्स हैं, किस तरह से इसके स्केल अप करना चाहेंगी और क्या विजन है आगे जाके? तो पहली चीज हमने ये लर्न की है कि क्योंकि हम एक विमेन सेंट्रिक ब्रांड हैं, एंड विमेन के पास बहुत ज्यादा काम होता है. वो घर पे बच्चे संभालती हैं, आप यहाँ पे न्यूज भी पढ़ रही हैं, हम लोग भी आए हुए हैं, तो हमारा हमेशा दिमाग मेन के साथ साथ नहीं, थोड़ा आगे ही चलता है. और इसलिए हमें उनकी लाइफ और आसान बनानी है. और इसीलिए हम एक नई कलेक्शन लॉन्च कर रहे हैं, जिसको आप काम पे भी पहन सकते हैं, घर पे भी पहन सकते हैं. पर मैं फिर से ये कहूंगी कि जो आस्ते की लेगिंग्स हैं, वो इक्वल टू रिसाइकलिंग 25 ट्रैश बैग्स है. इसका मतलब है कि जो आप गार्बेज डालते हैं रोज सुबह, आप 25 बार उनको रिसाइकिल करेंगे, तो हमारी लेगिंग्स, मतलब उन 25 साइकिल बैग्स के बाद हमारी लेगिंग्स बनी हैं, तो ये लास्ट कर सकती हैं 10 साल. सो हम कभी भी नहीं कहते कस्टमर को कि हमारे कस्टमर्स कम ही रहते हैं, क्योंकि उनको वापस आने की जरूरत नहीं है. उनकी लेगिंग्स बिल्कुल अच्छी चलेंगी. तो हम कम कलेक्शंस लॉन्च करते हैं, बट कलेक्शंस की हम विमेन की डेली लाइफ में हेल्प करें,
कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम सॉल्व करें. सो दैट इज आवर नेक्स्ट फोकस, हाउ टू टेक दिस ब्रांड going from athleisure to office leisure to sports leisure again, and that's the beauty of building athleisure कि athletic plus leisure भी हो जाता है. आप जिम भी कर सकते हैं और फिर यहाँ के बातें भी कर सकते हैं, और वो स्वेट नहीं करेगा क्योंकि वो स्वेट बाइकिंग फैब्रिक है. इसमें बहुत ज्यादा इनोवेशन लगता है, और वी कंटिन्यू टू डू दैट कि जो भी कलेक्शन लॉन्च करेंगे उसमें रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर या ऑर्गेनिक कॉटन का कंटिन्यूड इस्तेमाल रखेंगे. ऑलराइट, तो एक इंडस्ट्री जहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन हमने आता हुआ देखा है, एक बहुत जो इस मैटर को बिलीव भी यहां पर करती है, और जैसे हमने सभी से सुना भी कि किस तरह की उनकी जर्नी यहां पर रही है. ग्रोइंग मार्केट है, 10% कैगर तो यहां पर दिखा ही रहा है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लान्स हैं आगे जाके स्केल अप की यहां पर एक्सपेक्टेशंस है. एज ऑफ नाउ कोई स्कीम्स वगैरह नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से यहां पर कॉन्वर्सेशंस काफ़ी हैं, और माना यही जा रहा है कि और हम यहां पर विद इन सस्टेनेबिलिटी काफ़ी सारे और सेगमेंट्स को भी आता हुआ देखेंगे. लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शिवांगी, अलीशा, जीविका, आप सभी का साथ जुड़ने के लिए और अपनी स्टोरीज हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए. फलीसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है. हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज़ पर. हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे और